career in government जासूसी, requires an appropriate level of violence. बहादुरी, पाकिस्तानी कमांडो की एक ऐसी दास्तान जो दुश्मन के घर में घुसकर अपने वतन के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाता रहा। गाजी। मैं दिल में खुदा से दुआ मांगने लगा कि या अल्लाह, मुझे इस मूजी सांप से अपनी पनाह में रखना। 7 बजे हमने शाम का खाना खा लिया और 7:45 बजे जब अंधेरा छा गया तो हम गाड़ी में बैठकर करीबी रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। हमारी गाड़ी बम्बई के मज़ाफ़ाती जंगलों के पहाड़ी रास्तों में से गुजर रही थी। अंधेरे में सिर्फ गाड़ी की बत्तियां ही हमें रास्ता दिखा रही थीं। 8:30 बजे हम एक रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचे। स्टेशन की रोशनियां देखकर वजीर अली ने गाड़ी एक तरफ पहाड़ी की खो में खड़ी करके उसके ऊपर झाड़ियों की शाखें काट कर डाल दी। अब हम पूरे सपेरों के बेस में स्टेशन की तरफ चल पड़े। मैं उस रेलवे स्टेशन का नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे यकीन है कि भारत के ये मुसलमान मुजाहिद आज भी अपने हकूक़ और आज़ादी और इज़्ज़त नफ्स के वक़ार के लिए हिंदू से जंग लड़ रहे होंगे। और कोई अजब नहीं कि आज भी अहमदाबाद और सूरत के ये मुसलमान मुजाहिद उस पुरानी हवेली को अपनी खुफिया पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसलिए मैं यहाँ उस रेलवे स्टेशन का नाम भी नहीं बताऊँगा। हम स्टेशन के बरामदे में जाकर बैठ गए। गाड़ी के आने में अभी कुछ देर थी। यह बम्बई से भोपाल जाने वाली गाड़ी थी। एक कुल्ली से पूछा तो उसने बताया कि गाड़ी 1 घंटा लेट है। हम सपेरों की तरह वहीं बरामदे के फर्श पर एक तरफ होकर बैठे रहे। किसी ने हमारी तरफ तवज्जो न दी। सपेरे साधु सन्यासी भारत के स्टेशनों और शहरों में आमतौर पर नज़र आ जाते हैं। वज़ीर अली ने कहा, मैं जाकर टिकट ले आता हूँ, तुम यहीं बैठो। वो अपना झोला और बीन हमारे पास रख कर उस तरफ चला गया जहाँ लोग गाड़ी के टिकट ले रहे थे। जहरीले सांपों वाली पिटारी कादिर खान के झोले में थी। सांपों को उसने अपने पास ही रखा हुआ था। मैंने कादिर खान से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दवाई या मोरा नहीं है जिसको पीने या मुंह में रखने से इन सांपों के कांटे का असर ना हो? कादिर खान हंसकर कहने लगा, तुम फिक्र न करो, मैं किसी सांप को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। वैसे इन सांपों के कांटे का कोई दवा मेरे इल्म में नहीं है। पुराने तजर्बाकार सपेरे भी इन सांपों से कभी गाफिल नहीं होते और बड़ी अक्लमंदी से इन्हें पकड़ते हैं। कोई मोरा भी ऐसा नहीं है जो इन सांपों का जहर इंसान के जिस्म से चूस ले। इनका जहर इतना मौका ही नहीं देता। इधर ये काटते हैं, उधर आदमी गिरकर पत्थर हो जाता है। पत्थर में से मोरा जहर कहाँ से चूसेगा? इतने में वजीर अली टिकट लेकर आ गया। उसने एक एक टिकट हमारे हवाले कर दिया और कहने लगा, टिकट बाबू कह रहा था कि ट्रेन 15-20 मिनट में पहुंचने वाली है। मेरा ख्याल है हमें प्लेटफार्म पर चलना चाहिए। हम बरामदे से उठकर प्लेटफार्म पर आ गए। वहाँ मुसाफिरों का काफ़ी रश था। भारत की आबादी काफ़ी बढ़ गई थी। 15-20 बरस पहले इतनी आबादी नहीं थी। ट्रेन आ गई। हम 3rd क्लास के एक डब्बे में बैठ गए। मेरे पास ऑटोमेटिक पिस्तौल था जो भरा हुआ था। मैंने उसे अपने लंबे कुर्ते बल के चोले के अंदर सदरी की जेब में छुपा कर रखा हुआ था। 7 फालतू गोलियों का डब्बा भी था। दूसरी जेब में बड़ा कमांडो चाकू भी था। क्योंकि हम सपेरों के भेष में थे इसलिए हम पर किसी को शक नहीं पड़ सकता था। ट्रेन चल पड़ी। पहला बड़ा स्टेशन देवलाली आया। इसके बाद नासिक का शहर आया। नासिक से ट्रेन ने भुसावल खंडर वाली लाइन पकड़ ली। भुसावल कहीं रात के 2 बजे आया। ये जंक्शन था। यहाँ से औरंगाबाद की तरफ एक रेलवे लाइन जाती थी। भोपाल का स्टेशन दूसरे दिन 9-10 बजे के करीब आया। यहाँ से हम नागपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। ये ट्रेन गोमलवाड़ी नहीं ठहरती थी। हमें गोमलवाड़ी ही जाना था। हम उससे 7 मील पीछे एक स्टेशन पर उतर गए। याद नहीं रहा उस स्टेशन का नाम क्या था। उस वक्त दिन ढलना शुरू हो गया था। स्टेशन पहाड़ी के नशे में एक सुनसान जंगल में वाक़या था। मैंने वज़ीर अली से पूछा कि यहाँ से हमें कोई बैलगाड़ी वगैरह नहीं मिल सकती। वो बोला, हो सकता है कि मिल जाए। ये भी हो सकता है कि हमें 7 मील पैदल चलना पड़े। तुम तो कमांडो हो, तुम्हें दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई दुश्वारी नहीं होगी। कादिर खान कहने लगा, फिक्र न करो, गोमलवाड़ी का तरबीती कैंप यहाँ से 7 मील के फासले पर है, मगर हमें 5 मील ही चलना पड़ेगा। वहाँ एक छोटा सा पहाड़ी गांव आता है। ये गांव उन लोगों ने आबाद किया है जो गोमलवाड़ी के राह कैंप के लिए काम करते हैं। उनमें एक गवाले का घर भी है जो तरबीती कैंप को ताज़ा दूध वगैरह सप्लाई करता है। 2-3 घर कैंप में सफाई वगैरह करने वालों के हैं। एक मिस्त्री है, एक बिजली का काम करने वाले का घर है और 2 घर धोबियों के हैं जो कैंप में रहने वालों के कपड़े वगैरह पहाड़ी नदी पर ले जाकर धोते हैं। क्या हम उन गांव वालों के पास जा रहे हैं? मेरे सवाल पर वज़ीर अली कहने लगा, कादिर खान साहब कुछ सोच समझ कर अपने मंसूबे के मुताबिक काम कर रहा है। बस तुम देखते जाओ कि जहां जानबाज कमांडो अपना मिशन पूरा नहीं कर सकते वहां हम जैसे मुजाहिद अय्यारी से किस तरह काम लेते हैं। रास्ता जंगलाती था। झाड़ियाँ, दरख्तों के झोंड, नदी नाले थे। हर तरफ गहरी खामोशी थी। हब्स बहुत हो रहा था। चलते चलते हम पसीने में शराबूर हो गए। खुशकिस्मती से 2-2.5 मील चलने के बाद एक बैलगाड़ी मिल गई जो पीछे से आ रही थी।
गाड़ी बान ने 3 सपेरों को पैदल जाते देखा तो करीब आकर गाड़ी रोक ली। कादिर खान ने उस इलाके की देहाती जुबान में गाड़ी बान से कहा, भैया हमें गोमलवाड़ी के धोबियों के गांव जाना है, ले चलोगे? गाड़ी बान बोला, बैठ जाएं महाराज, मेरा क्या लगता है, आ जाएं। गाड़ी के आगे 2 बैल जुते हुए थे। हम गाड़ी में बैठ गए। बैठने से जिस्म को थोड़ी ठंडी हवा लगी तो कुछ सुकून महसूस हुआ। गाड़ी बान ने बैलगाड़ी आगे बढ़ाते हुए कादिर खान से कहा, भैया आप लोग जंगल में सांप पकड़ने जा रहे हैं तो मालकंडी नदी की तरफ फनी और काले सांपों का एक जोड़ा रहता है। उस जोड़े ने उधर से रास्ता बंद कर रखा है, उनको जाकर जरूर पकड़ो, बड़े पुण्य सवाब का काम होगा। कादिर खान बोला, उधर भी जाएंगे और जोड़े को पकड़ लेंगे, शांत रहो। सूरज मगरिब की तरफ पहाड़ियों के ऊपर झुकना शुरू हो गया था कि मुझे दूर से एक टीले के पास कुछ ढलवा छतों वाले झोंपड़ी नुमा मकान नजर आए। ये वही गांव था जहां हमें जाना था। हम गांव से थोड़ा पहले गाड़ी से उतर गए। कादिर खान को सपेरों वाली बीन बजानी खूब आती थी, मुझे और वजीर अली को बिल्कुल नहीं आती थी। कादिर खान ने हमें सिर्फ इतना सिखा दिया था कि जब वो बीन बजा रहा हो तो हम अपनी अपनी बीन में से लंबी आवाज़ निकाल लेते थे। जब हम गांव के करीब पहुंचे तो कादिर खान ने हमें इशारा किया और खुद बीन बजानी शुरू कर दी। हम भी अपनी अपनी बीन मुंह के साथ लगाकर उसमें से थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकालने लगे। इस तरह बीन बजाते हम 10-12 झोंपड़ी नुमा बुसीदा मकानों की बस्ती में दाखिल हुए तो बच्चे दौड़ दौड़ कर हमारे पास आने लगे। कुछ बूढ़े मर्द झोंपड़ों के बाहर बैठे नारियल के हुक्के पी रहे थे। औरतें अपने अपने कामों में लगी थीं। कहीं कहीं चूल्हों में आग जल रही थी और औरतें रोटियां पका रही थीं। जवान मर्द दरख्तों के तनों से बंधी हुई रस्सियों पर सुखाने के लिए कपड़े डाल रहे थे। कादिर खान ने बीन बजानी बंद कर दी। हम झोंपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठे एक सियाह रंग के बूढ़े के पास आकर जमीन पर बैठ गए। बूढ़े ने पूछा, भाई लोग आप कहाँ से आ रहे हो? कादिर खान ने उन्हीं की जुबान और लहजे में कहा, महाराज हम तो जंगल जंगल शहर शहर फिरने वाले सपेरे मांदरी हैं। इधर पता चला था कि ज़मीन के अंदर किसी राजा के खजाने पर 2 सफ़ेद सांप पहरा देते हैं, बस उन्हें पकड़ने आए हैं। बूढ़े आदमी ने हंस कर कहा, बाबा लोग इधर खजाना दबा हुआ होता तो हम यहाँ बैठकर कैंप वालों की मजदूरी न करते, तुमको किसी ने गलत खबर दी है। वजीर अली बोला, बाबा आप हमें रहने को एक झोंपड़ी दे दो, हम वादा करते हैं कि राजा का खजाना मिला तो हम सारा खजाना तुम्हें दे देंगे, क्योंकि हम तो सफ़ेद सांप पकड़ने के वास्ते आए हैं। हम सपेरों को खजाने की दौलत का कोई लालच नहीं है। बूढ़ा लालच में आ गया। उसने इधर उधर देखा, फिर नारियल का हुक्का चारपाई पर एक तरफ टिकाकर आगे को झुककर वजीर अली से कहने लगा, अगर तुम वादा करो कि राजा के खजाने का जिक्र गांव के किसी दूसरे आदमी से नहीं करोगे तो बेशक जितने दिन चाहो यहाँ रहो। मैं गांव वालों से कह दूंगा कि इधर जहरीले सांपों का जोड़ा आ गया है, ये मांदरी उसे पकड़ने आए हैं। वजीर अली ने कहा, बाबा जी हम वादा करते हैं, इस बात का जिक्र हम किसी दूसरे आदमी से हरगिज नहीं करेंगे। बूढ़े ने हमारे लिए एक झोंपड़ी नुमा कमरा खोल दिया। उसने गांव के लोगों को बुलाकर कहा, इस तरफ जंगल में बड़े जहरीले नागों का जोड़ा आ गया है, खतरा है कि वो हमारी बस्ती में ना आ जाए। ये मांदरी उस जोड़े को पकड़ कर ले जाएंगे। गांव के दूसरे मर्दों ने इस बात को ज़्यादा अहमियत न दी। वहाँ सांप भी आ जाया करते थे और उनकी तलाश में सपेरे लोग भी आते जाते रहते थे। किसी ने हम पर कोई एतराज़ भी ना किया और अपने अपने काम में मसरूफ़ रहे। बूढ़े को हमने यकीन दिला दिया कि वहाँ से 1 मील के फासले पर जंगल में एक खंडर के नीचे किसी राजा का खजाना दफन है, हम वो खजाना ज़रूर तलाश कर लेंगे। बूढ़े ने पूछा, तुम ज़मीन के अंदर खजाना कैसे देखोगे? कादिर खान ने जवाब दिया, हमारे पास एक ऐसा सांप है जो ज़मीन सूंघकर हमें बता देगा कि यहाँ ज़मीन के अंदर खजाने के सफ़ेद सांपों का जोड़ा मौजूद है। बस वहीं से हम ज़मीन खोदना शुरू कर देंगे। जब खजाना मिल गया तो हम सफ़ेद सांपों के जोड़े को पकड़ कर ले जाएंगे और ख़जाना तुम्हें दे जाएंगे, क्योंकि हमारा ख़जाना सांप ही है। हमें दुनिया वालों के ख़जानों से कोई दिलचस्पी नहीं होती। ये बूढ़ा हमारी बहुत खातिर मदारत करता था। उसका बेटा गोमलवाड़ी के तरबीती कैंप में मुरम्मत वगैरह का काम करता था और मिस्त्री था। बैरक की कहीं से छत टिपक रही होती तो उसे दुरुस्त करता, कहीं से फर्श उखड़ा होता तो वहाँ सीमेंट से मुरम्मत कर देता। रात को हमने खाना खाया। बूढ़ा हुक्का लेकर हमारे पास बैठा राजा के खजाने की बातें करता रहा। जब वो चला गया तो हमने आपस में अपनी बातें शुरू कर दी। झोंपड़े में लालटेनें जल रही थीं। वजीर अली ने कादिर खान से कहा, इस बूढ़े के जरिए मालूम करना होगा कि यहाँ उस धोबी का मकान कहाँ है जो कैंप के आदमियों के मैले कपड़े लाकर धोता है। कादिर खान बोला, यह भी मालूम हो जाएगा। पहले तो हम दिन निकलने के बाद गोमलवाड़ी कैंप के इर्द गिर्द चल फिर कर एक बार फिर इसका जायजा लेंगे, ताकि अगर हमारी सांपों वाली स्कीम किसी वजह से नाकाम हो जाती है तो हम किसी दूसरे तरीके से इन लोगों को ख़त्म कर सकें। कुछ देर तक बातें करने के बाद हम लोग वहीं लेट कर सो गए। दूसरे दिन काफ़ी दिन चढ़े हम सपेरों के ही भेस में गोमलवाड़ी कैंप की तरफ चल पड़े। बूढ़े को हमने ये कहा कि राजा के खजाने की तलाश में जा रहे हैं। वो भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गया। कादिर ने कहा, बाबा तुम साथ चलोगे तो जिस सांप ने ज़मीन सूंघकर खजाने का पता लगाना है वो पटारी से बाहर नहीं निकलेगा।
तुम गांव में ही रहो और फिक्र न करो। अगर खजाना मिल गया तो हम तुम्हें वहां ले जाकर खजाना तुम्हारे हवाले कर देंगे और हम खजाने के सांप लेकर चले जाएंगे। बूढ़ा मुतमईन हो गया। कादिर खान हमारी रहनुमाई कर रहा था। कोमलवाड़ी कैंप वहां से 3 मील के फासले पर था, मगर कादिर खान हमें मुख्तसर पहाड़ी रास्ते से ले जा रहा था। ये सारा इलाका हब्स आलूद था। जगह जगह झाड़ियाँ, जंगली बेलों से ढके हुए दरख्त और ज़मीन से निकले हुए बड़े बड़े पत्थर थे जिन पर सब्ज़ काई जमी हुई थी। कहीं कोई खेत नहीं था। कोई आता जाता देहाती भी हमें ना मिला। एक टीले का चक्कर काटकर हम बाहर निकले तो दरख्तों के झुंड के पार सामने कोमलवाड़ी तरबीती कैंप था। पहली निगाह में ये मुझे जंगी कैदियों का कैंप मालूम हुआ। चारों तरफ कांटेदार तारों की ऊंची दीवार थी। एक तरफ ऊंची मचान पर वाच टावर था। मगरिबी जानिब 3 बैरकें थीं। कैंप की तरफ से आदमियों के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। वजीर अली ने बताया कि दहशतगर्दों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। हम दरख्तों के झुंड में एक जगह खड़े कैंप को देख रहे थे। कादिर खान बोला, वजीर भाई, यहाँ तो अपने सांपों की तरकीब ही कारगर साबित हो सकती है। कोई भी दूसरा तरीका इख्तियार किया तो उसमें दुश्वारियाँ पेश आ सकती हैं। कादिर खान का मशवरा बिल्कुल सूरत हाल के मुताबिक था, क्योंकि हम अपने महदूद वसाइल और मुख्तसर असलहे के साथ कैंप पर कमांडो अटैक नहीं कर सकते थे। मैंने कादिर खान से पूछा, क्या आप लोगों के सांप आपको धोखा भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप इस तरीक़ेकार से ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं। कादिर खान बोला, सांप आखिर सांप होता है। कोई गुरीला तो नहीं है कि टारगेट पर जाकर या तो टारगेट मार लेगा या खुद मार जाएगा। सांप से गलती भी हो सकती है, गरचे इसका इम्कान बहुत कम है। बहरहाल ये तयशुदा बात है कि हमें अपने सांपों से ही काम लेना पड़ेगा। चलो वापस चलते हैं। जंगल खतरनाक है, किसी तरफ से भी कोई दरिंदा निकल कर हमला कर सकता है। मैंने कहा, हमारे पास दरिंदे का मुकाबला करने के लिए बड़े चाकू और ऑटोमेटिक पिस्तौल मौजूद हैं। वजीर अली कहने लगा, हैदर भाई, यहाँ हल्के से हल्का दरिंदा भी निकल कर आया तो वो शेर ही हो सकता है, और शेर तुम्हारे ऑटोमेटिक पिस्तौल की सारी गोली खाकर भी हम में से 1-2 को मारकर ही मरेगा। हम वापस मुड़ गए। अब कादिर खान और वजीर अली का मिशन शुरू हो गया था। कादिर खान ने बूढ़े को जाकर बताया कि जंगल में जाकर पटारी से सांप बाहर नहीं निकला। बूढ़े ने पूछा, वो बाहर क्यों नहीं निकला मादरी भाई? कादिर खान ने कहा, उसकी वजह यह है बाबा कि उन सांपों को मर्द आदमियों के पुराने कपड़ों के सूंघने की आदत पड़ गई है। अगर इन्हें इर्द गिर्द मौजूद तमाम मर्द आदमियों के पुराने कपड़े हमें किसी तरह ला दो तो हम अपने सांप को बारी बारी पुराने कपड़े सूंघाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि इन पुराने कपड़ों में से एक कपड़ा ऐसा ज़रूर होगा जिसको सूंघने से ये सांप जंगल में जाकर पटारी से बाहर निकल आएगा। एक बार ये पटारी से बाहर निकल आया तो फिर ज़मीन सूंघकर हमें बता देगा कि राजा का खजाना किस जगह पर ज़मीन में दबा हुआ है। बूढ़ा कहने लगा, महाराज, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने यहाँ जितने मर्द हैं उन सब के मैले कपड़े तुम्हारे पास लाकर ढेर कर दूंगा। वजीर अली ने कहा, लेकिन सिर्फ उन कपड़ों से बात नहीं बनेगी। जो लोग कैंप में रहते हैं उनके मैले कपड़े भी लाने होंगे, क्योंकि हो सकता है उन मर्दों के कपड़ों में से किसी की बू हमारे सांप को पसंद आ जाए और वो जंगल में जाकर पटारी से निकलकर खजाने का सुराग लगा ले। बूढ़ा बोला, यह भी कोई मुश्किल बात नहीं है। अपना कलवा धोबी कैंप के सारे मर्दों के मैले कपड़े काट पर ले जाकर धोता है। मैं उसके झोंपड़े से मैले कपड़ों का गठरा उठा कर ले आऊँगा। कादिर खान ने कहा, लेकिन बाबा, इसमें एक बात की शर्त है। शर्त यह है कि यह काम बड़े खुफिया तरीके से होना चाहिए। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम ये मैले कचैले कपड़े हमारे सांप को सूंघाने ले जा रहे हो। अगर ये राज किसी को मालूम हो गया तो सांप पटारी से बाहर नहीं निकलेगा और तुम्हें राजा का खजाना कभी नहीं मिल सकेगा। बूढ़ा हमारे झोंपड़े में हमारे सामने ज़मीन पर बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था और कहने लगा, बाबा लोग, किसी को काहे की खबर होगी? अरे ये काम मैं ऐसे करूंगा कि खुद कलवा धोबी को पता नहीं चलेगा कि मैं उसका मैले कपड़ों का गठड़ा उठा कर ले आया हूँ। वजीर अली ने कहा, बस फिर समझो कि तुम्हें राजा का खजाना मिल गया। तुम्हारी बाकी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। उस बूढ़े को धन दौलत का बड़ा लालच था, इसी वजह से वो ये सारे काम करने के लिए तैयार हो गया था। कादिर खान ने पूछा, कलवा धोबी किस रोज कैंप के मर्दों के मैले कपड़े धोने के लिए लाता है? जब बूढ़ा चला गया तो कादिर खान कहने लगा, इसका मतलब है कि हमें कैंप के दहशतगर्दों और इसराइली और बंगाली इंस्ट्रक्टरों के मैले कपड़ों का 3 दिन तक इंतजार करना होगा। मजबूरी है। वजीर अली ने कहा, कोई बात नहीं, हमें कौन सी जल्दी है। यहाँ इत्मीनान से बैठे हैं, 3 दिन और इंतजार कर लेंगे। मैंने कहा, कहीं इस दौरान कैंप से ज़ेर तरबियत दहशतगर्दों की पहली खेप बम्बई की तरफ रवाना न कर दी जाए। कादिर खान बोला, मुझे भी यही फिक्र है। उसने वजीर अली से कहा, वजीर भाई, तुम्हें दिन में गोमलवाड़ी कैंप का एक चक्कर ज़रूर लगाना पड़ेगा ताकि हमें मालूम हो सके कि दहशतगर्द अभी कैंप में ही हैं। अगर वो निकलने वाले हुए तो हम किसी दूसरे तरीके से उन्हें हलाक करने की कोशिश करेंगे। वजीर अली बोला, ठीक है, मैं सर्वे करता रहूँगा। शाम का अंधेरा छा रहा था कि लालची बूढ़ा कपड़ों की एक गठड़ी उठाकर हमारे झोंपड़े में आ गया और कहने लगा, मैं गाँव के मर्दों का तो एक एक मैला कपड़ा बांध कर ले आया हूँ। इन्हें तो अपने सांप को सूंघाएं। हमने गठड़ी को खोल कर देखा, उसमें कुछ पुराने मैले कचैले लंगोट थे, 1-2 मैली कचैली बुनियानें थीं।
3-4 घुटनों से ऊपर तक बांधी जाने वाली मैली धोतियां थीं। कादिर खान ने उन सब कपड़ों को एक तरफ रखते हुए कहा, ठीक है बाबा, अब तुम जाओ, हम अपने सांप को ये कपड़े रात को सूंघाएंगे। लालची बूढ़ा अपनी आंखों के सामने ये काम होता देखना चाहता था और कहने लगा, मांदरी जी, अगर तुम मेरे सामने अपने सांप को ये कपड़े सूंघाओ तो मेरी बड़ी तसल्ली हो जाएगी। कादिर खान ने वजीर अली की तरफ देखा। वजीर अली ने कहा, हाँ हाँ, कोई हर्ज नहीं, बाबा के सामने सांप को कपड़े सूंघाओ। कादिर खान कोने में रखी हुई खतरनाक जहरीले सांपों की पटारी को उठाकर ले आया। पटारी के गिर्द लिपटा हुआ कपड़ा हटाया और कहने लगा, पीछे हटकर बैठ जाओ बाबा, यह सांप बड़ा जहरीला है, अगर इसने तुम्हें काट खाया तो जिंदा नहीं बच सकोगे। बूढ़ा जल्दी से पीछे हट गया। झोंपड़े में लालटेन की रोशनी फैली हुई थी। मैं और वजीर अली भी परे हटकर बैठ गए। कादिर खान ने पटारी का ढक्कन उठा दिया। अंदर से बलिष्ठ भर के 12-13 सांपों की फुनकारें सुनाई दी। कादिर खान जल्दी जल्दी एक मैले कपड़े को पटारी के ऊपर ले जाता। कपड़े को देखकर सांप और ज्यादा फुनकारें मारते। इस तरह उसने सारे कपड़े पटारी के ऊपर ले जाकर दूसरी तरफ डाल दिए और जल्दी से पटारी को बंद कर दिया। पटारी बंद हुई तो हमारी जान में जान आई। कादिर खान ने बूढ़े से कहा, बाबा, हमने गांव के सारे मर्दों के कपड़े सांपों को सूंघा दिए हैं, तुम ये कपड़े वापस ले जा सकते हो। अब ख्याल रखना, जिस रोज कलवा धोबी कैंप के मर्द लोगों के उतरे हुए कपड़े लाएगा, तुम उसी रोज रात को वो सारे कपड़े हमारी झोंपड़ी में ले आना। बूढ़ा खुश होकर बोला, फिक्र न करो मांदरी जी, वो काम भी हो जाएगा। पर मांदरी जी, एक बात की समझ नहीं आई। कौन सी बात की समझ नहीं आई बाबा? कादिर खान ने पूछा। लालची बूढ़े ने कहा, तुम तो कहते थे कि तुम्हारे पास एक ही सांप है, मगर पटारी में से कितने ही सांपों की फुनकारें आ रही थीं। कादिर खान बोला, हम सपेरे अपने पास हर तरह के सांप रखते हैं, इन सांपों में वो सांप भी मौजूद है जिसने हमें खजाने का सुराग लगाकर बताना है। तब ठीक है महाराज, बिल्कुल ठीक है, मैं जाता हूँ। लक्ष्मी देवी हम पर अपनी दिया करना। लालची बूढ़े के जाने के बाद वजीर अली ने गहरा सांस भरकर कहा, इस बूढ़े ने तो हमें खतरे में डाल दिया था। खुदा न खास्ता अगर सांप पटारी में से बाहर निकल आते तो हम सब के सब मारे गए थे। कादिर खान ने कहा, ऐसा हो सकता था, मगर खुदा ने हमें बचा लिया, क्योंकि एक बार सांप पटारी से निकल आते तो फिर मैं भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकता था। चलो, बूढ़े को तसल्ली तो हो गई। इस बूढ़े की तसल्ली ज़रूर होनी चाहिए थी। इसने ही हमारे मिशन का रास्ता साफ करना है। हम उस गांव में रह रहे थे। सपेरों और साधुओं से हिंदू लोग डरते हैं और डर के मारे उनकी खातिर मदारत भी करते हैं। साधुओं से उन्हें यह डर होता है कि कहीं वो किसी बात से नाराज़ होकर उन्हें शराब यानी बद्दुआ न दे दें, और सपेरों मादरियों से इसलिए भी डरते हैं कि कहीं किसी बात से नाराज़ होकर सपेरे अपना कोई सांप उनके पीछे न लगा दें। इसके अलावा हमें गाँव के एक बूढ़े की हमायत भी हासिल थी। हमारी खूब टहल सेवा होती। मज़ीद 3 दिन गुजर गए तो दोपहर के वक्त बूढ़े ने आकर हमें बताया कि कलवा कैंप के मैले कपड़ों की गठड़ी लेकर आया है। कादिर खान ने पूछा, बस तुम ऐसा करो कि आज रात मैले कपड़ों की वो गठड़ी हमारी झोंपड़ी में ले आओ। क्या तुम किसी को खबर हुए बगैर ऐसा कर सकते हो? बूढ़े को राजा के खजाने का लालच था और वो कहने लगा, क्यों नहीं महाराज, मैं आधी रात को जब गांव के सारे आदमी सो रहे होंगे तो मैं कपड़ों की गठड़ी उठाकर यहाँ ले आऊँगा। वजीर अली ने पूछा, क्या उस गठड़ी में कैंप के सारे आदमियों के उतरे हुए कपड़े होंगे? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, महाराज, वो सब मर्दों के कपड़े लाता है, बाकी 1-2 आदमियों के रह गए हों तो मैं कुछ कह नहीं सकता। कादिर खान ने कहा, नहीं बाबा, ये बात गलत है। पहले तो कलवा धोबी से ये मालूम करो कि कैंप के सभी मर्दों के कपड़े लाया है, कोई आदमी रह तो नहीं गया, क्योंकि इसके बगैर अपना काम पूरा नहीं होगा। बूढ़ा कहने लगा, ये मैं पता कर लूँगा महाराज, आप फिक्र न करें। वो चला गया। शाम के वक्त हमारे लिए खाना लेकर आया तो बड़ा खुश था और वो कहने लगा, लो महाराज, ये काम भी हो गया। कलवा से मैंने पूछा तो वो बोला, मैं तो कैंप के सभी मर्दों के मैले कपड़े एक बार ही लाता हूँ। मैंने फिर पूछा, कलवा किसी मर्द का पुराना कपड़ा वहाँ रह तो नहीं गया? तो वो बोला, पीकू बाबा, तुम इतना किस लिए पूछ रहे हो, आखिर क्या बात है? ये कहकर बूढ़ा अपना बगैर दांतों वाला मुंह खोलकर हंसने लगा। फिर राजदारी से कादिर खान के करीब होकर बोला, फिक्र न करे महाराज, उसको मैंने शक नहीं पड़ने दिया। बस आज रात को कपड़ों का गठड़ा उठाकर यहाँ ले आऊँगा। ये शर्त भी आज रात पूरी हो जाएगी। और उस बूढ़े आदमी ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। हम रात को जाग रहे थे। वैसे भी उस झोंपड़ी में हब्स और मच्छर हमें आधी रात के बाद तक जगाए रखते थे। हम झोंपड़ी के खुले दरवाजे के पास ही बैठे थे। लालटेन रोशन थी। हमने गांव के झोंपड़ों की तरफ से बूढ़े आदमी को आते देखा। उसने एक गट्ठर सर पर उठा रखा था। झोंपड़ी के आगे आकर उसने कपड़ों का गट्ठर जमीन पर डाल दिया और साफे से मुंह का पसीना साफ करते हुए खुद भी बैठ गया और बोला, महाराज, गठरा ले आया हूँ, आप जल्दी से सांप को ये कपड़े सूंघा दें ताकि मैं वापस ले जाकर कलवा की झोंपड़ी में रख दूँ। हम गट्ठर को खींचकर झोंपड़ी के अंदर ले गए। लालटेन की रोशनी में उसे खोल कर देखा
اس میں खद्दर के कुर्ते और पजामे, निकरें, बुनियानें, 4 पुरानी पतलूनें और एक फौजी बुश शर्ट और फौजी खाकी रंग की पतलून बिछी। हमने सारे कपड़ों को गिना। वो कुल 14 जोड़े बनते थे, यानी 14 आदमियों के कपड़े थे। वजीर अली ने मुझसे कहा, कैंप में मेरे सर्वे के मुताबिक 10 दहशतगर्द हैं, 2 इंस्ट्रक्टर हैं, बाकी 2 आदमी हो सकता है नौकर और बावर्ची हों। कादिर खान ने कहा, अब जो कुछ भी हो हमें नहीं सोचना चाहिए, मुझे एक एक करके कपड़े पकड़ाते जाओ। बूढ़ा आदमी झोंपड़ी के बाहर ही बैठा सांस दुरुस्त कर रहा था। कादिर खान कोने से सांपों की पटारी उठाकर ले आया। उसने पटारी का मुंह खोल दिया। सांपों की फुनकारें गूंज उठी। वजीर अली कादिर खान को एक एक करके कपड़े पकड़ाता जाता था और कादिर खान उस कपड़े को सांपों की पटारी के ऊपर थोड़ी देर के लिए रखता, फिर दूसरी तरफ रख देता। इसी तरह जब वो सारे मैले कचैले कपड़े सांपों को अच्छी तरह से सूंघा चुका तो वो बोला, ये काम ख़त्म हो गया है, बूढ़े से कहो कि ये कपड़े उठाकर ले जाए। वजीर अली ने बूढ़े को बुलाकर कहा, बाबा लोग, सांप ने सारे कपड़े सूंघ लिए हैं, इन्हें वापस ले जाकर जहाँ से उठाए हैं वहीं रखाओ। बूढ़ा आदमी बेसब्री से कहने लगा, महाराज अब खजाने का पता लगाने कल जाएंगे ना। कादिर खान ने जवाब दिया, नहीं, हमें 2 दिन इंतज़ार करना होगा, क्योंकि खजाने के जासूस सांप के अलावा हमने ये कपड़े दूसरे सांपों को भी सूंघा दिए हैं। अब सारे सांप आपस में 2 दिन मशवरा करेंगे और जासूस सांप को अपनी तरफ से भी बताएंगे कि खजाना कहाँ ज़मीन में दबा हुआ हो सकता है। बूढ़े ने सारे कपड़े इकट्ठे करके उनका गट्ठड़ बनाया, उसे सर पर उठाया और जिधर से आया था उधर को वापस चला गया। उसके जाते ही मैंने कादिर खान से पूछा, हम 2 दिन किस लिए ज़ाया करेंगे? तो कादिर खान कहने लगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इन सांपों में से किसी को जब अपने दुश्मन का कोई उतरा हुआ कपड़ा सूंघाया जाता है तो उस कपड़े में दुश्मन के बदन की बू होती है। सांप उस बू को सूंघकर अपने ज़हन में रखता है, मगर वो हमारे दुश्मन को मारने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होता। जब सांप को उसके बाद 2 दिन तक भूखा प्यासा रखा जाता है तो उसके अंदर गुस्से और भूख से शदीद रद्द अमल पैदा होता है और उसे यकीन हो जाता है कि इसको उसी आदमी ने भूखा रखा हुआ है जिसकी उसने बू सूंघी थी। चुनांचे वो उसका जानी दुश्मन बन जाता है और तीसरे दिन जब हम सांप को छेड़ते हैं तो अपने दुश्मन की बू के पीछे गज़बनाक होकर जाता है और वो जहाँ कहीं होता है उसे जाकर डस लेता है। मुझे याद आ गया, कादिर खान ने यह नुक्ता हमें पहले भी बताया था, हमें 2 दिन तक इंतज़ार करना था। कादिर खान ने पटारी बंद करके कोने में रख दी और 2 दिन तक सांपों को दूध पानी का एक कतरा भी पीने को न दिया, वरना वो उन सांपों को दिन में 2-3 बार दूध ज़रूर पिलाता था। तीसरे दिन झोंपड़ी में सांपों की गज़बनाक फुनकारों की आवाज़ें आ रही थीं। ये आवाज़ें सांपों की बंद पटारी में से आ रही थीं। कादिर खान ने कहा, सांप भूखे प्यासे गज़बनाक हो रहे हैं, वो अपने दुश्मन को डसने के लिए तिलमिला रहे हैं। वज़ीर अली ने फ़ौरन कहा, तो फिर चलो, अभी जंगल में चलकर इन्हें छोड़ देते हैं। कादिर खान बोला, तुम अपने होशो हवास में तो हो ना वज़ीर अली, दिन के वक्त सांपों को छोड़ दिया तो इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सिर्फ 1-2 को काट सकेंगे और बाकी कैंप के लोग इन सांपों को मार मार कर कुचल डालेंगे। इसके लिए हमें रात पड़ने का इंतज़ार करना होगा, हम आधी रात के बाद जाएंगे। वज़ीर अली ने सर पर हाथ मार कर कहा, अरे भाई, ये तो मैं भूल ही गया था। असल बात यह है कि मैं पाकिस्तान के दुश्मनों का फ़ौरन से पेशतर सर कुचल डालना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान से और पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों से बेहद मोहब्बत करते हैं। वो उन्हें ताकतवर देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की ताकत से उन्हें भी ताकत मिलती है। जब वो पाकिस्तान में देखते हैं कि भाई भाई से लड़ रहा है और एक दूसरे का गला काट रहा है तो उन्हें दुख होता है, क्योंकि आपस की मुनाफरत और नाइत्फाकी से पाकिस्तान कमज़ोर हो जाता है और भारत के मुसलमान पाकिस्तान को कमज़ोर होते नहीं देख सकते। वो उसे रोज़ बरोज़ ताकतवर से ताकतवर देखना चाहते हैं। हमें अब रात पड़ने का इंतज़ार करना था। इस दौरान बूढ़ा आदमी 2-3 बार हमारे पास आकर पूछ गया कि हम सांप को खजाने का सुराग लगाने के वास्ते कब जंगल में ले जा रहे हैं। कादिर भाई ने उसे कह दिया कि सांप अब बिल्कुल तैयार है और कल सुबह हम उसे जंगल में ले जा रहे हैं। रात को थोड़ा बहुत खाना खाकर हमने लालटेन की बत्ती धीमी कर दी और बैठकर बातें करते और मच्छरों को मारते रहे। जब रात काफ़ी गहरी हो गई तो कादिर खान बोला, मेरा ख्याल है इस वक्त तक कैंप के सारे लोग गहरी नींद सो चुके होंगे। दुश्मन पर शब खून मारने के लिए इससे अच्छा वक्त और कोई नहीं हो सकता। चलो। कादिर खान ने सांप की पटारी को कपड़े में अच्छी तरह से लपेटकर झोले में डाल लिया। भूखे सांप बड़े गुस्से के साथ फुनकारे मार रहे थे। वज़ीर अली बोला, खुदा खैर करे, कहीं ये इसी जगह पटारी से बाहर ना निकल आएँ। कादिर खान ने कहा, इसकी तुम फिक्र न करो, ये उसी जगह पटारी से निकलेंगे जहाँ मैं इन्हें निकालूंगा। हम झोंपड़ी से खामोशी के साथ निकले और पीछे की तरफ से ढलान उतरकर गोमलवाड़ी कैंप की तरफ चल पड़े। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।
کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔